हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। जंगल के बीच अंधेरा इतना गहरा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया को निगल लिया हो। और उसी अंधेरे में एक लड़का तेजी से भाग रहा था। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे, सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी, जड़ी बूटियों की। विक्रम की आंखों में उसकी बहन का चेहरा घूम गया। भैया जल्दी आना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो रुका नहीं, लेकिन तभी एक बिजली आसमान को चीरती हुई नीचे गिरी और उसी चमक में विक्रम ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें खुली थी खुली रह गईं। दूर, बहुत दूर, जंगल के बीचों बीच एक विशाल राजमहल दिखाई दिया विक्रम को। विक्रम धीरे धीरे उस राजमहल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब गया, हवा ठंडी होती गई और फिर उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने था एक विशाल, भव्य महल जिसकी दीवारें अजीब तरह से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे महल जिंदा हो। दरवाजे अपने आप खुल गए। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। या तो तूफान ने मरता या इस महल में जाता। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। अंदर का नजारा देखकर वो चौंक गया। हर तरफ सोने के दिए, चमचमाते हुए दिए फर्श पर रखे हुए थे, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। खामोश था, इतना खामोश कि उसकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। तभी उसने देखा सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, लेकिन वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। चमकता चेहरा, लंबी काली बाल, आंखों में अजीब सा खिंचाव, जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और हो। विक्रम ने ऊपर देखा और फिर वो जैसे जम गया। डरो मत मुसाफिर, तूफान बहुत भयानक है। तुम यहाँ सुरक्षित हो। विक्रम कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। चित्रलेखा हल्की मुस्कान के साथ विक्रम की ओर देखती है। विक्रम कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। तुम बहुत दूर से आए लगते हो। नाम क्या है तुम्हारा? विक्रम है। विक्रम, बहुत साहसी लगते हो तुम। इस घने जंगल में, इस भयानक तूफान में कोई यूं ही नहीं आता। विक्रम थोड़ा असहज हो गया। मैं अपनी बहन के लिए जड़ी बूटियां लेने आया था, वो बहुत बीमार है। ओह, बहन के लिए? तो तुम सिर्फ साहसी ही नहीं, प्यारे भाई भी हो। ऐसे लोगों की किस्मत बहुत खास होती है। विक्रम को उसकी बात अजीब लगी। आप यहाँ अकेली रहती हैं? अकेली? नहीं विक्रम, ये महल कभी खाली नहीं रहता। यह कहते हुए वह धीरे से आगे बढ़ती है और उसे इशारा करती है। चलो पहले कुछ खा लो, तुम बहुत थक गए हो। वह धीरे धीरे मुड़ी और विक्रम को इशारा करते हुए एक बड़े कक्ष की ओर ले गई। कमरे के बीचों बीच एक लंबी लकड़ी की मेज सजी हुई थी। उस पर पहले से ही रखा था ताजे फल, तरह तरह की मिठाइयां, चांदी के गिलास में दूध, गरम गरम व्यंजन जिनसे भाप उठ रही थी। कमरे में हल्की हल्की चंदन की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन उस खुशबू के पीछे एक अजीब सी सड़ांध भी छुपी थी। चित्रलेखा ने कुर्सी खींचकर विक्रम को बैठने का इशारा किया। विक्रम धीरे धीरे बैठ गया। उसकी नजरें उस ढेर सारे भोजन पर टिक गईं। इतना सारा खाना, जैसे किसी दावत के लिए तैयार किया गया हो। इतना सारा भोजन, क्या ये सब आपने बनाया है? चित्रलेखा हल्की हंसी हंसती है। क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब अपने आप तैयार हो गया? वो उसकी ओर झुकती है। नहीं विक्रम, ये सब मैंने बनाया है, अपने हाथों से। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक उभरती है। विक्रम थोड़ा शांत होता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका मन अभी भी शक से भरा था। कुछ पल चुप रहने के बाद आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। चित्रलेखा की मुस्कान हल्की पड़ जाती है।
कभी कभी किस्मत इंसान को ऐसी जगह ला खड़ा करती है जहां साथ देने वाला कोई नहीं होता, वह धीरे से नजरें उठाती है। और फिर अकेलापन ही आदत बन जाता है। विक्रम उसकी बात सुनता है, लेकिन उसके मन में अब भी बेचैनी है। अब खाओ, बाद में बात होती रहेगी। चित्रलेखा अचानक बात बदल देती है। विक्रम धीरे से एक मिठाई उठाता है। तभी रुद्राक्ष की माला कांपने लगती है। उसका हाथ रुक जाता है। तभी माँ की याद आती है। अनजान जगह का खाना कभी मत खाना। विक्रम समझ जाता है, ये खाना नहीं, मौत का जाल है। लेकिन वो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है। बहुत स्वादिष्ट है। वह खाने का नाटक करता है और सारा खाना चुपके से अपनी झोली में डाल देता है। चित्रलेखा दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अच्छा है, मेहमान को मेरा खाना पसंद आना चाहिए। महल के अंदर अब सब कुछ शांत था। दियों की लौ धीमी हो चुकी थी। हवा खिड़कियों से टकराकर डरावनी आवाजें कर रही थी। विक्रम बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी रुद्राक्ष की माला अभी भी हल्के हल्के गर्म हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। उसे चित्रलेखा की बातें याद आने लगीं। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की अजीब चमक। इतना बड़ा महल, लेकिन कोई और नहीं। विक्रम ने फैसला किया। वो धीरे से उठा, दरवाजा खोला, धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ चला। लंबा अंधेरा गलियारा, दीवारों पर लगी मशालें टिमटिमा रही थीं। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दीं, जैसे आज कोई फुसफुसा रहा हो या कोई रो रहा हो। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा। गलियारे के आखिर में एक पुराना दरवाजा था, जिस पर धूल जमी हुई थी। विक्रम ने धीरे से हाथ बढ़ाया, दरवाजा खोला। दरवाजा जैसे ही चर्र की आवाज के साथ खुला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। विक्रम एक पल के लिए ठिठक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अंदर घुप अंधेरा था, इतना गहरा कि जैसे रोशनी भी वहां जाने से डर रही हो। उसने अपनी मशाल आगे बढ़ाई। धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी, और तभी विक्रम की आंखें चौड़ी हो गई, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के भीतर कदम रखते ही खामोशी ने जैसे विक्रम को चारों तरफ से जकड़ लिया, इतनी भारी कि उसकी अपनी धड़कन भी उसे अजनबी लगने लगी। उसने धीरे धीरे नजर उठाई, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। कमरा लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वे लोग जिंदा नहीं थे। हर दिशा में सिर्फ पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, ऐसी मूर्तियां जिनमें जिंदगी का आखिरी पल हमेशा के लिए कैद हो गया था। किसी के हाथ हवा में जमे हुए थे, जैसे वो आखिरी बार किसी को पुकार रहा हो। किसी के चेहरे पर डर इस तरह ठहर गया था, मानो समय खुद वहीं रुक गया हो। किसी की आंखें पूरी खुली थीं, और उनमें वो खौफ था जो इंसान अपनी मौत से ठीक पहले देखता है। मशाल की लौ हल्की हल्की कांप रही थी, और उसकी थरथराती रोशनी में हर मूर्ति की परछाई दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब अब भी जिंदा हों और बस एक पल में हिलने लगे। विक्रम के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, ये क्या है? जैसे किसी ने बर्फीली उंगलियों से उसकी रीढ़ छू ली हो। उसकी सांसें भारी हो गईं, गला सूख गया। वह सावधानी से आगे बढ़ा और एक मूर्ति को छू लिया, बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन उसके चेहरे के भाव इतने जिंदा थे जैसे किसी ने उसे उसी आखिरी पल में कैद कर दिया हो। तभी उसकी नजर पड़ी एक अंधेरे कोने में, धूल से ढकी पुरानी किताब पर पड़ी। विक्रम ने उसे उठाया,
कांपते हाथों से खोला। जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी सांसें अटक गईं। जो इस महल का अन्न खाएगा, वो अपनी आयु राजकुमारी को दे देगा और स्वयं पत्थर बन जाएगा। विक्रम की आंखें फैल गईं। राजकुमारी केवल रात में जीवित रहती है। दिन की पहली किरण उसे राख बना देगी, जब तक कि वो किसी शुद्ध हृदय वाले की बलि ना ले ले। रुद्राक्ष माला तपने लगी। विक्रम सब समझ चुका था। तो वो मुझे भी मारना चाहती है, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा। ये महल एक चाल था और चित्रलेखा एक राक्षसी। उसका गला सूख गया। तभी पीछे से धीरे धीरे कदमों की आवाज। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। चित्रलेखा दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी सुंदर नहीं थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। चेहरा भयानक हो चुका था। होठों पर डरावनी मुस्कान। तो तुम यहाँ तक पहुंच ही गए। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें खाना खिलाया। अब तुम्हारी बारी है। कमरे में ठंडी हवा अचानक तेज हो गई। दीवारों पर लगी मशालें जोर जोर से झिलमिलाने लगी। विक्रम पीछे हट गया। उसके सामने खड़ी थी चित्रलेखा, अपने असली भयानक रूप में। तुमने मेरा भोजन नहीं खाया, तुमने मेरे नियम तोड़ दिए। अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। विक्रम के पैर जोर जोर से कांपने लगे। उसके होठ सूखने लगे। हे प्रभु, अब क्या होगा? कांपते हुए आवाज में बोला, तुम लोगों को क्यों मारती हो? चित्रलेखा की आंखें और लाल हो गईं। मारती नहीं, जीती हूं उनकी उम्र से। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये महल, ये सब एक श्राप है, और मैं उस श्राप की रानी। अचानक चित्रलेखा ने अपनी छड़ी घुमाई। रंग बिरंगी किरणें विक्रम की ओर तेजी से बढ़ने लगीं। विक्रम घबरा गया, लेकिन तभी रुद्राक्ष की माला चमक उठी। उसके चारों ओर एक चमकीला कवच बन गया। किरणें उस कवच से टकराकर बिखर गईं। चित्रलेखा चौंक गई। ये कैसे संभव है? तुम मेरे काली शक्तियों से कैसे बच गए? विक्रम ने माला को कसकर पकड़ा। ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। नहीं, वो अचानक दौड़ पड़ा। वो और ज्यादा ताकत से हमला करती है। अब की बार काली छायाएं जमीन से उठती हैं और विक्रम को जकड़ने लगती हैं, जैसे जमीन ही उसे निगलना चाहती हो। विक्रम गिर पड़ा। माला और तेज चमकने लगी। अचानक एक तेज रोशनी फूटी। छायाएं जलकर खत्म हो गईं। चित्रलेखा पीछे हट गई। तुम साधारण इंसान नहीं हो। विक्रम ने हल्की सांस ली। अगर मैं अभी नहीं भागा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन विक्रम भागता रहा। भागो भागो, भागकर कहाँ जाओगे? तुम्हारे पूरे परिवार की बारी है। ये महल तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। बारिश थम चुकी थी। आसमान में हल्की धूप निकल आई थी, लेकिन विक्रम के अंदर अभी भी रात का डर जिंदा था। वो भागता हुआ अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसकी मां घबरा गई। विक्रम, बेटा, तू ठीक तो है? विक्रम हाँफ रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। हाँ माँ, मैं ठीक हूं। माँ, वो महल, वो लड़की। लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। वो सीधा अपनी बहन सिया के कमरे में गया। सिया बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी। उसकी सांसें धीमी थीं। उसका हाथ पकड़कर, सिया, मैं आ गया। सिया हल्की मुस्कान देती है। भैया, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ भैया? मेरा जड़ी बूटी मिला। हाँ हाँ, मेरी बहना, मैं लाया हूं। विक्रम की आंखें भर आईं। तभी उसके पिता अंदर आए। विक्रम, तुम्हारी शादी की बात पक्की हो गई है। विक्रम चौंक गया। जमींदार की बेटी माया से बहुत अच्छे घर की लड़की है।
उन्होंने एक तस्वीर विक्रम के हाथ में दी। जैसे ही विक्रम ने तस्वीर देखी, उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, वही चेहरा। क्या हुआ? ये लड़की नहीं है, ये एक राक्षसी है। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। मेरा यकीन कीजिए, जंगल में मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं। विक्रम ने जंगल की सारी घटनाएं बता दी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? माया तो पिछले 5 सालों से बीमार है। वो तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। लोग कहते हैं उसे सूरज की रोशनी से भी परेशानी है। विक्रम सोच में पड़ जाता है। तो ये सच है? वो दिन में माया है और रात में चित्रलेखा? विक्रम अब सब समझ चुका था। अगर वो आईने के जरिए आती है तो हमें वो आईना ढूंढना होगा। उसकी माला हल्के हल्के चमकने लगी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। शाम होते होते विक्रम जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। विक्रम चुपके से जमींदार की हवेली पहुंचा, लेकिन अजीब तरह की शांति थी। वो धीरे धीरे अंदर घुसा। हर जगह अंधेरा और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आखिरकार वो एक कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। विक्रम ने धीरे से अंदर झांका। बिस्तर पर माया लेटी हुई थी, बिल्कुल शांत, जैसे कोई सोया हुआ शरीर। लेकिन कुछ अजीब था, उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था। विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी कमरे के कोने में एक पुराना आईना रखा था। वह आईना हल्का हल्का चमक रहा था। रुद्राक्ष की माला तेजी से चमकने लगी। विक्रम समझ गया, यही है वो रास्ता। जैसे ही वो आईने के पास गया, आईने में छाया महल दिखाई देने लगा और उसी में चित्रलेखा खड़ी थी। तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विक्रम पीछे हट गया। तुम सोचते हो तुम मुझे रोक सकते हो? अब तो मैं तुम्हारे घर तक पहुंच चुकी हूँ। अगली रात तुम्हारी बहन सबसे पहले वही पत्थर बनेगी। विक्रम की आंखें फैल जाती हैं। विक्रम ने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई, एक पल रुका, गहरी सांस ली और आईने पर वार किया। धड़ाम! लेकिन आईना जरा सा भी नहीं टूटा। उल्टा उसमें से एक तेज किरण निकली और विक्रम दूर जा गिरा। उसके हाथ सुन्न हो गए। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? ये सिर्फ एक आईना नहीं, मेरी शक्तियों का स्वरूप है। तुम्हें इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं दूंगी। अचानक आईने की सतह उबलने लगी। उसमें से काली छायाएं निकलने लगीं। धीरे धीरे वे जमीन पर फैल गईं और फिर विक्रम की तरफ बढ़ने लगीं। ये क्या है? मैं कैसे बचूंगा? छायाएं उसके पैरों से लिपटने लगीं। वह खुद को छुड़ाने लगा। तभी रुद्राक्ष की माला तेज चमक उठी। एक तेज प्रकाश फैला। छायाएं पीछे हट गईं, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुईं। वह तुरंत उठा और दौड़ पड़ा। तेज कदमों की आवाज ऐसा लग रहा था कि पूरा हवेली जैसे जिंदा हो गया। दरवाजे अपने आप खुलकर बंद हो रहे थे और खिड़कियों से गुजरती हवा की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन किसी तरह विक्रम किसी न किसी तरह वह बाहर आकर रुक गया। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। घबराहट में वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। जमींदार की हवेली से निकलने के बाद विक्रम बिना रुके सीधे अपने घर पहुंचा। मुहाफते हुए अंदर आया। क्या हुआ बेटा? माँ, तस्वीर वाली लड़की ही राक्षसी है, वही माया है। क्या कह रहे हो? मैं खुद देख कर आया हूं। वो दिन में इंसान बनकर रहती है और रात में आईने के जरिए महल में जाती है। भैया अब क्या होगा? अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरे गांव को पत्थर बना देगी। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सुबह का समय था।
घर में सब इकट्ठा बैठे थे। पिता, माँ, सिया और जमींदार भी आ चुका था। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ थी। विक्रम, जो तुमने बताया, अगर वो सच है तो हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। कुछ देर सब चुप रहे। एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। सब उसकी ओर देखने लगे। वो कौन है? जंगल के किनारे रहने वाले साधु बाबा। बहुत ज्ञानी और विद्वान हैं। साधु बाबा? हाँ, वो साधारण इंसान नहीं है। उन्हें तंत्र मंत्र और ऐसी शक्तियों का ज्ञान है। तो देर किस बात की? हमें अभी उनके पास जाना चाहिए। जमींदार ने सिर हिलाया। चलो, अभी चलते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए। विक्रम, उसके पिता, माँ, सिया और जमींदार सभी जंगल की ओर निकल पड़े। हवा धीमी थी, लेकिन माहौल भारी। सबके मन में एक ही सवाल, क्या साधु बाबा उन्हें बचा पाएंगे? घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में धुएं और जड़ी बूटियों की मिलीजुली खुशबू। विक्रम, उसका परिवार और जमींदार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी सी आग जलती दिखाई दी। उस आग के पास एक साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। जैसे ही सब पास पहुंचे, साधु बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे सब कुछ देख लेती हों। आ गए तुम लोग? सब चौंक गए। बाबा, आपको कैसे पता? जिस छाया से तुम भाग रहे हो वो यहां तक पहुंच चुकी है। विक्रम आगे बढ़ा। बाबा, वो लड़की माया, वो राक्षसी है ना? साधु बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। वो कभी इंसान थी, एक राजकुमारी, चित्रलेखा। तो फिर वो ऐसी कैसे बन गई? लालच और अमर होने की चाह। उसने काली शक्ति और तंत्र विद्या का सहारा लिया और एक श्राप को अपने ऊपर ले लिया। अब वो आधी आत्मा और आधी छाया बन चुकी है। सबके चेहरे पर डर साफ था। जिस आईने को तुमने देखा वही उसका रास्ता है। दिन में वो माया के शरीर में रहती है और रात में उसी आईने के जरिए अपने महल में जाती है। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। तो उसे रोका कैसे जाए? उसकी असली शक्ति उसके शरीर में नहीं, बल्कि एक चीज में बंधी है। सब ध्यान से सुनने लगे। रक्त कमल। सब चौंक गए। रक्त कमल? हाँ, छाया महल के नीचे अंधेरे तहखाने में वही कमल उसकी शक्ति का स्रोत है। जब तक वो कमल जिंदा है, चित्रलेखा कभी नहीं मरेगी। तो उसे खत्म करना होगा। हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। उस कमल की रक्षा करती हैं वो आत्माएं जिन्हें उसने पत्थर बना दिया, और उसकी काली शक्ति। तो क्या हम सब मिलकर जाएंगे? नहीं, ये काम सिर्फ एक ही कर सकता है। सबकी नजरें विक्रम पर टिक गईं। विक्रम, तुम्हारे पास रुद्राक्ष की शक्ति है और शुद्ध हृदय। सिर्फ तुम ही उस कमल को छू सकते हो। विक्रम कुछ पल चुप रहा। फिर, ऐसी बात है तो मैं करूंगा। भैया मत जाओ। अगर मैं नहीं गया तो हम सब नहीं बचेंगे। आज अमावस है, आज ही उसका अंत हो सकता है। माला और तेज चमकने लगी। विक्रम ने आखिरी बार सबको देखा और जंगल की ओर चल पड़ा। चारों तरफ गहरा अंधेरा, हवा ठंडी और भारी। विक्रम धीरे धीरे महल के पास पहुंचा। छाया महल उसके सामने खड़ा था। इस बार विक्रम के कदम संभल कर बढ़ रहे थे। मुझे उसे पता नहीं चलने देना है। रुद्राक्ष की माला हल्की चमक रही थी, जैसे उसे सावधान रहने को कह रही हो। दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई आहट। टप टप विक्रम धीरे धीरे अंदर बढ़ा। इस बार चित्रलेखा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे उसे विक्रम के आने का पता ही नहीं था। विक्रम ने राहत की सांस ली। अच्छा है,
मुझे मौका मिल गया क्या? वो सीधे पीछे के हिस्से में पहुंचा। माला तेज चमकी। दूर एक दरवाजा दिखाया दिया जिसमें धूल मिट्टी लगी हुई थी। विक्रम ने उसे दरवाजे को खोल दिया। नीचे जाने का रास्ता तैयार। विक्रम सावधानी से नीचे उतरा। हर कदम पर डर और गहरा होता जा रहा था। पानी टपकने की आवाज, दीवारों पर छायाएं, और फिर लाल रोशनी चमकी। तालाब के बीच रक्त कमल खिला था। उसकी चमक डरावनी थी, जैसे उसमें किसी की आत्मा कैद हो। सच में यही है रक्त कमल अब? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक पत्थर की मूर्तियां हिलने लगीं। वे जिंदा होने लगीं। विक्रम तेजी से आगे बढ़ा। मूर्तियां उसे पकड़ने लगीं, लेकिन वो चिल्लाया नहीं, चुपचाप संघर्ष करता रहा। माला चमकी। हल्की रोशनी निकली। मूर्तियां थोड़ी देर के लिए रुक गईं। विक्रम तालाब तक पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाया, बस एक कदम। उसी समय ऊपर महल में चित्रलेखा अचानक चौंक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई तहखाने में है। विक्रम ने देर नहीं की। उसने रक्त कमल को पकड़ लिया। बिजली जैसी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। ऊपर से चित्रलेखा की चीख गूंजने लगी। रुको! विक्रम ने पूरी ताकत लगाई। रक्त कमल टूट गया। पूरा महल हिल गया। चित्रलेखा चीखते हुए राख बन गई। मूर्तियां वापस इंसान बन गईं।